हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आपको पुष्पी पादप में जगन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नामक चैप्टर का शिक्षण कर रही थी और इसके अंतर्गत मैंने आपको अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान करा दिया था। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने पॉलिनेशन नामक टॉपिक का शिक्षण शुरू किया था। इसके अंतर्गत पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कितने प्रकार से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के कितने प्रकार हैं, ऑटोगेमी और डिटोनोगेमी में क्या डिफरेंस है, क्रॉस पॉलिनेशन के कितने प्रकार हैं, कारकों के आधार पर अजैविक और जैविक कारकों से कैसे परपरागण होता है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनके लाभ पक्ष क्या है, हानि पक्ष क्या है, आदि महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान मैंने कराया था। इसी के संदर्भ में आज मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी के एबायोटिक एजेंट्स वायु और जल के माध्यम से होने वाले परागण, इस प्रकार के परागण में पुष्प की विशेषताएं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार के परागण की क्रियाविधि आदि का शिक्षण करने जा रही हूँ। आप ध्यान देकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हाइड्रोफिली या जल परागण को हाइड्रोफिली भी कहते हैं। इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल परागण को क्या कहते हैं या वायु परागण को क्या कहते हैं, एक्सेट्रा। जल के माध्यम से जब पराग कण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो हम इसे जल परागण कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है। एक तथ्य यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जल के आधिक्य में या जल में उगने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद कहते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे, हर जलीय पौधे में जल के माध्यम से परागण नहीं होता। जिन जलीय पौधों के पुष्प जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जैसे लोटस, पोटेमोजिटॉन, लिली आदि, इनमें वायु के माध्यम से अथवा कीटों के माध्यम से परागण होता है, जल के माध्यम से नहीं होता। जिन पुष्पों के परागकण और स्टिग्मा या तो जल के अंदर रहें या जल की सतह पर रहते हैं, उन्हीं में जल के माध्यम से परागण होता है। जब जल के भीतर परागण होता है तो इसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे जोस्टेरा और सिरेटोफिलम में। और जब यह परागण जल की सतह पर होता है तो इसको हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे हाइड्रिला और वेलिसनेरिया में। जल परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। बच्चों, रंग, गंध और मकरंद ये लक्षण कीटों या जंतुओं को आकर्षित करने के लिए पुष्प में पाए जाते हैं। जल के द्वारा परागण में इन लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह एडेप्टेशन इन पौधों में नहीं होता है। इनके परागकण हल्के होते हैं। हल्के इसलिए होते हैं जिससे ये जल की सतह पर आसानी से तैर सके। साथ ही सुरक्षा के लिए इनकी सतह पर मोम और श्लेष्म जैसे पदार्थ की परत जमी होती है, जो इनको जल में सड़ने से रोकती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने दो उदाहरण के माध्यम से आपको जल परागण स्पष्ट करना चाहा है। अभी मैंने बताया जल परागण दो प्रकार का होता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। पौधे चाहे जल की सतह पर उग रहे हों या जल के भीतर हो, अगर परागण जल की सतह पर होता है तो उसको हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, और यदि परागण जल के अंदर होता है तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली का उदाहरण सिरेटोफिलम, इसमें परागण जल के अंदर ही होता है। और एपीहाइड्रोफिली हाइड्रिला, वेलिसनेरिया इन पौधों में पाया जाता है। यद्यपि ये पौधे जल निमग्न होते हैं, जल के अंदर होते हैं, लेकिन परागण के समय इनके पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। देखिए इनकी विशेषता क्या है। इस हेतु
तो डिटेल में जाने, क्योंकि क्वेश्चन में वेलिस्नेरिया में जल परागण कभी कभी क्वेश्चन इस रूप में भी आ जाता है। तो वेलिस्नेरिया एक हाइड्रोफाइट है जो डाइओशियस होता है। डाइओशियस मीन्स इनमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पुष्प अलग पौधे पर निकलते हैं और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर निकलते हैं। इसे हम डाइओशियस कहते हैं। नर पुष्पों में अनेक छोटे छोटे पुष्प एक समूह में स्पैडिक्स पुष्पक्रम बनाते हैं। स्पैडिक्स पुष्पक्रम का वर्णन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में किया था, वहां से आप रिकॉल कर सकते हो। ये छोटे पुष्प स्पैडिक्स पुष्पक्रम बनाते हैं और जब परिपक्व होते हैं तो ये पुष्प इस स्पैडिक्स से एक एक करके निकलते हैं और हल्के होने के कारण जल की सतह पर आ जाते हैं। इसी तरह जो मादा पुष्प है ये पुष्पक्रम न बनाकर अकेले यानी एकल अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर आपको ये पुष्प की डंठल दिख रही है, ये अपनी अपरिपक्व दशा में कुंडलित होती है, यानी मादा पुष्प के जो पुष्पवृंत हैं वो अत्यंत लंबे होते हैं और कुंडलित होते हैं और पुष्प उनके जल के अंदर होते हैं। मैच्योर अवस्था में यानी जब डायनोसियम का विकास हो जाता है तो इनके जो पुष्पवृंत हैं ये खुल जाते हैं और इनके खुलने से ये जो पुष्प हैं वो जल की सतह पर आ जाते हैं। जब नर मादा पुष्प जल की सतह पर आते हैं तो पानी के सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पर कुछ तल पानी का घट जाता है और जो नर पुष्प हैं ये सपक्ष होते हैं, यानी बिंदुनुमा रचना भी इनमें होती है। ये तैरते हुए इस सरफेस टेंशन के कारण स्टिग्मा के समीप आते हैं। यहाँ छोटे नर पुष्प आपको दिख रहे हैं जो पानी में तैरते हुए कहाँ आएंगे, स्टिग्मा के समीप आते हैं और स्टिग्मा से टकराकर इनके एंथर्स फट जाते हैं और परागकण इनके चिपचिपे और रोम युक्त स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं या उनसे चिपक जाते हैं। इस तरह इनमें जल परागण की क्रिया हो जाती है। जल परागण हो जाने के बाद ये पुष्पवृंत पुनः कुंडलित हो जाते हैं और इस तरह परागित पुष्प पुनः पानी के अंदर आ जाता है और आगे निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन पानी के अंदर ही होता है। इस तरह वेलिस्नेरिया के पुष्प में परागण, इसको पॉइंट वाइज आप डिटेल में याद कर लेंगे। इस चित्र की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सचित्र वर्णन में इन नामांकित चित्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैंने आपको आंसर लिखने के लिए कुछ हिंट भी दे रखे हैं। वेलिस्नेरिया डाइओशियस जलोद्भिन्न है। ये तालाब की तली में उगता है। मेन पौधों में स्पैडिक्स पुष्पक्रम में पुष्प जल के भीतर लगे होते हैं। फीमेल पौधों में पुष्प अकेले और जल के भीतर निकलते हैं। इन पुष्पों के पुष्पवृंत लंबे और कुंडलित होते हैं। परिपक्व मादा पुष्प के पुष्पवृंत खुल जाते हैं जिससे पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। स्पैडिक्स से परिपक्व नर पुष्प पृथक होकर जल की सतह पर आते हैं और तैरते हुए मादा पुष्पों के संपर्क में आते हैं। अब इनके एंथर्स फट जाते हैं और रोम युक्त स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। परागण के बाद फीमेल पुष्पों का पुष्पवृंत पुनः कुंडलित हो जाता है और पुष्प जल के अंदर पहुंच जाते हैं। इनमें निषेचन और भ्रूणी विकास जल के अंदर होता है। चित्र देखकर डिस्क्रिप्शन के साथ संभवतः आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वायु परागण। वायु परागण को एनीमोफिली भी कहते हैं। शब्द ध्यान रखिएगा, टेक्निकल भाषा में आप टॉपिक को समझेंगे। वायु के माध्यम से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। ये पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन और आकर्षण रहित होते हैं। अभी मैंने बताया ये लक्षण कीटों और जंतुओं के आकर्षण के लिए होते हैं। वायु के माध्यम से परागण में भी इन लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। वायु परागित पुष्प अधिकतर एक लिंगी होते हैं। इनमें सेपल्स और पेटल्स या तो नहीं होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। एंथर्स में परागकण प्रचुर मात्रा में बनते हैं। परागकण अत्यंत छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं। पाइनस माने चीड़ के पौधे को पाइनस कहते हैं।
पाइनस के परागकण पंखयुक्त होते हैं। स्टेमन्स के फिलामेंट लंबे और पुष्प के बाहर निकले होते हैं, जिससे हवा के झोंके के साथ ये आसानी से उड़ सके, जैसे पॉपुलर में। ताड़ और घासों के स्टेमन्स वर्सेटाइल होते हैं। ध्यान दीजिए, एक शब्द यहाँ पर टेक्निकल रूप में यूज किया गया है, वर्सेटाइल। हिंदी में इसको मुक्त भेदी कहते हैं। जब एंथर फिलामेंट से केवल एक पॉइंट से या एक बिंदु मात्र से जुड़े हों, जिससे थोड़ा सा भी हिलने या हवा से वे पेंडुलम की तरह हिलने लगे, तो ऐसे स्टेमन को वर्सेटाइल स्टेमन कहते हैं। ताड़ में घासों के स्टेमेन्स वर्सेटाइल होते हैं, जिससे वायु में ये झूल सके। इनके स्टिग्मा भी काफी लंबे पुष्प के बाहर निकले होते हैं। ये चिपचिपे पॉपुलर में, रोमयुक्त मक्का में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको और पूछे जाते हैं, जैसे कारण बताइए कि वायु परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन क्यों होते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये आकर्षण के लिए होते हैं, कीटों या जंतुओं के लिए। वायु के द्वारा परागण में इनकी आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर्स में परागकण अधिक मात्रा में क्यों बनते हैं। तो वायु के द्वारा परागकण पराग स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ये क्रिया क्योंकि वायु के माध्यम से होती है, इसलिए अनेक परागकण मार्ग में नष्ट भी हो जाते हैं। अतः सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है कि क्वांटिटी में ये बहुत ज्यादा बने, जिससे कुछ ना कुछ तो स्टिग्मा पर पहुंचे ही जाए। शुष्क और हल्के क्यों होते हैं। ये उड़ने में सहायक होते हैं। दूर दूर तक ये वायु के माध्यम से उड़ते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचकर परागण को सफल बनाते हैं। पंख की रचना भी, पंख या हुआ या परागकणों पर बहुमारी रचनाएं हुई, ये इनको उड़ने में सहायक होती हैं। यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने डिस्क्रिप्शन को क्लियर करना चाहा है। ये वर्सेटाइल स्टेमन्स हैं, इनकी लेबलिंग है, आप इन्हें हिंदी में भी कर सकते हो। एंथर इज लोडेड विथ पॉलन, इट dangles loosely from the filament, thus exposing the pollen. एंथर परिपक्व हैं, इनके अंदर परागकण भरे हुए हैं, वर्सेटाइल अवस्था में है, इसलिए जरा सा भी हवा से हिलते हैं और टकराकर ये पॉलन को यानी परागकणों को बाहर बिखेर देते हैं। Stigma is feathery and ideally adapted to catch the pollen. स्टिग्मा जो होते हैं फेदरी, फेदर मीन्स होता है पंख, पक्षियों के पंखों को हम फेदर्स कहते हैं। तो उसी तरह से फेदरी होते हैं, जिससे परागकणों को आसानी से उलझा सकते हैं या चिपका सकते हैं। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड लूज, फिलामेंट इनके लॉन्ग होते हैं और मैंने बताया था कि बिंदु से ही जुड़े होते हैं, यानी ढीले रूप में जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप डिटेल देखें, anthers are exposed to wind so that pollen can easily be blown away. फिलामेंट की लंबाई अधिक होती है और एंथर बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, एक्सपोज होते हैं, जिससे हवा के थपेड़े से आसानी से ये फटे और परागकणों को बिखेर सके। स्टिग्मा आर फेदरी टू कैच पॉलन कैरीड ऑन विंड। ये फेदरी स्टिग्मा यहाँ पर आपको थोड़ा आवर्धित रूप में दिखाया गया, पंखनुमा स्टिग्मा होते हैं, उड़ते हुए परागकणों को आसानी से उलझा सकते हैं और इस तरह परागण को ये सफल बना सकते हैं। पेटल्स आर स्मॉल एंड ग्रीन एज देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनके पेटल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी अट्रैक्शन या आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। नो सेंट और नेक्टरी, किसी प्रकार के गंध और नेक्टरी में मकरंद की आवश्यकता, मकरंद ग्रंथियों की आवश्यकता इनमें नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। पोलन ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं, लाइट मीन्स हल्के होते हैं। दे अकर इन वेरी लार्ज नंबर्स, और संख्या में बहुत अधिक बनते हैं। इनका कारण अभी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। यह आपको घासों में दिखाया गया है, जो परिपक्व घासें हैं, जिनमें आपको
पुष्पक्रम भी दिख रहे हैं और उसी का अवर्णित रूप यहाँ दिख रहा है, जिसमें वायु के माध्यम से परागकण उड़ते हैं, उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे की पुष्प की स्टिग्मा पर ये पहुंचते हैं। पॉलन कॉट ऑन फेदरी स्टिग्मास, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, इनसे परागकण निकलते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मोनोकॉट पौधों में मुख्यतः घासों और ताड़ों में वायु के माध्यम से होने वाले परागण को स्पष्ट करना चाहूंगी। आपको मैंने बताया था कि घासों में एंथर का निवेशन जो होता है वो वर्सेटाइल रूप में होता है, जिसमें एंथर एक बिंदु मात्र से फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। फिलामेंट इनके लंबे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के निवेशन को हम मुक्त डोली या वर्सेटाइल कहते हैं। जरा सा भी हवा का झोंका यदि आता है तो पौधे की शाखा के साथ साथ ये फिलामेंट के साथ साथ ये एंथर भी जो एक बिंदु से ही जुड़े हुए रहते हैं, पॉइंट से ही पेंडुलम की तरह हिलने लगते हैं और एंथर से परागकण बाहर निकल आते हैं और वायु के माध्यम से ये दूर तक उड़ते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचकर इन स्टिग्मा को परागित कर देते हैं। आपको स्क्रिप्ट के माध्यम से यही पढ़ाई हुई विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ बच्चों, मैं आपको मक्के के पौधे में वायु के माध्यम से होने वाले परागण को स्पष्ट करूंगी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। बच्चों, मक्के का पौधा मोनोएशियस होता है। इनके जो नर पुष्प होते हैं वो अवृत रूप में अदेशीन पुष्पक्रम के रूप में ये पौधे के शीर्ष भाग पर स्थित होते हैं और जो मादा पुष्प होते हैं ये पौधे के नीचे के भाग में पत्तियों के कक्ष में पाए जाते हैं। फीमेल पुष्पों में स्पेडिक्स पुष्पक्रम होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको क्लास फर्स्ट ईयर में दिया था। स्पेडिक्स पुष्पक्रम में एक मेन एक्सिस होती है जिस पर अवृत पुष्प लगे हुए होते हैं और पूरा पुष्पक्रम पत्तीनुमा रचनाओं से घिरा होता है। इन रचनाओं को हम स्पेथ कहते हैं। इनके जो स्टाइल है उनकी विशेषता ये होती है कि ये रेशम के बाल की तरह मुलायम और चिपचिपे होते हैं और स्पेथ से ये बाहर निकले होते हैं। स्टिग्मा भी इनके चिपचिपे ही होते हैं। परिपक्व एंथर से जब परागकण इनके प्रस्फुटन के द्वारा बाहर निकलते हैं तो वायु के माध्यम से इनके चिपचिपे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और इस तरह इनमें वायु के माध्यम से परागण हो जाता है। अब आप इस वीडियो क्लिप को देखें तो आपको कि परागण की विधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये इनके फीमेल फ्लावर हैं। देखिए, पत्तियों के कक्ष में हैं और नीचे की तरफ है। आपको सामने की तरफ इनके स्टाइल दिख रहे हैं जो रेशमी बालों की तरह दिखते हैं। ये काफी चिपचिपे और मुलायम होते हैं। जितने भी फीमेल फ्लावर हैं वो देखिए आप पौधे के नीचे के भागों में पत्तियों के कक्ष में मिलते हैं। बाहर से ये ग्रीन जो भाग दिख रहा है इसी को स्पेथ कहते हैं। पुष्प इनके अंदर होते हैं। ये इनके नर पुष्प हैं। ध्यान दें, अब आपको मक्के में नर और मादा दोनों पुष्पों का ज्ञान इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अवश्य हो गया होगा। इन्हीं के एंथर से विकसित परागकण बाहर निकलते हैं। हल्के इतने होते हैं कि वायु के माध्यम से दूर तक बिखरते हैं और परिपक्व मादा पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचकर उन्हें परागित करते हैं। अब इस समय आपको नर और मादा दोनों पुष्प आमने सामने दिख रहे हैं। नर पुष्पक्रम भी आपको स्पष्ट हो गया और जिनमें
ये रेशम के बालों की तरह स्टाइल्स दिख रहे हैं। ये इनके मादा पुष्प हैं।